हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माई चैनल। मैं ये कहानी का भाग 6वां लेकर आई हूँ, तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मैंने अक्षराज की शादी कृति से करवा दी। मैं जानती हूँ वो मेरे अक्ष को एक बार फिर से जीना सिखाएगी। कृति के बारे में बोलते बोलते सीमा जी की आंखें नम हो गई और उनके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उनकी आंखों के सामने कल रात की सारी चीज़ें एक बार फिर से घूम गए। कल जो भी उन्होंने रात के 2 बजे हॉल में देखा था वो काफ़ी था उन्हें अपने फैसले को सही समझने के लिए। माँ, आप उसके लिए इतना श्योर कैसे हो सकती है? उसे आए अभी अच्छे से 5 दिन भी नहीं हुए हैं और आप अभी से अच्छा हुआ मैंने उससे शादी नहीं की, वरना। चिराग अपने गुस्से भरी आवाज़ में इतना ही बोल पाया था कि उसे शिवा जी की आवाज़ आती है। हाँ, सही कहा तुमने कि अच्छा हुआ जो तुम्हारी शादी नहीं हुई कृति के साथ। अब ये किस्मत का खेल समझो या फिर हमारे अक्ष के लिए भगवान का तोहफा, जो भी है हमारे अक्ष के लिए बेहतर है, बेहतर से बेहतरीन है। ये तुम कभी नहीं समझ सकते, सीमा जी ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा। चिराग उनकी ये बात सुन चुप हो गया। वो अब कुछ बोलना नहीं चाहता था इस बारे में। कहीं ना कहीं वो लड़की अब उसके भैया की बीवी थी और उसे ये बात मान लेनी चाहिए। वो जितनी इज्जत और प्यार अक्षराज को देता है उसे अब वो कृति को भी देना पड़ेगा। ये सोचते उसने आगे कहा, माँ, हमने बस इसलिए कॉल किया था कि हम लंदन जा रहे हैं कंपनी के लिए काम, और उसके लिए आशीर्वाद लेना था आपसे। अगर ये काम हो गया तो मेरी कंपनी को कोई रोक नहीं पाएगा। शिवाजी ने ये सुन रुखे आवाज में कहा, खुश रहो और ये काम बन जाए तुम्हारा। आखिर इसके लिए तो तुमने एक अनमोल चीज़ को छोड़ दिया। माँ, ठीक है, रखते हैं कॉल, अपना ध्यान रखिएगा। ये कहते हुए चिराग ने कॉल कट कर दिया। उसे अब और लेक्चर नहीं सुनना था कृति के बारे में। दूसरी तरफ कृति ने अपनी नज़र डाइनिंग टेबल पर घुमाई, जहाँ पर मालती जी, अक्षराज और सीमा जी बैठे थे। बलराज ठाकुर आज सुबह से एक काम से पटना गए हुए थे। सब लोग बस चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी मालती जी ने शांति को तोड़ते हुए अक्षराज की तरफ देखा। कहा, अक्ष, हमको तुमसे एक बात करनी थी। जी दादी, कहिए, अक्षराज ने मालती जी की तरफ देखते हुए कहा। ठाकुर खानदान में शादी होने के बाद हर नए जोड़े को एक बार हमारी कुल देवी के मंदिर जाना होता है, तो तुम कल बहुरिया सुबह सुबह कुल देवी के मंदिर के लिए चले जाना। मालती जी ने अपनी बात रखते हुए कहा। उनकी ये बात सुन अक्षराज ने एक नज़र मालती जी को देखा, फिर थोड़ी दूर खड़ी कृति को, और फिर अपने सर को हाँ में हिलाते हुए बोला, ठीक है दादी। इतना कहकर वो डाइनिंग टेबल से उठकर चला गया। वहीं उसके जाने के बाद मालती जी ने कृति की तरफ देखते हुए कहा, वो सुबह थोड़ा जल्दी निकलना है, कुलदेवी के मंदिर जंगल की तरफ है, वरना आने में रात हो जाएगी। जी दादी, कृति ने अपना सर हाँ में हिलाया। बस थोड़ी देर बाद सब लोग ब्रेकफास्ट कर अपने अपने कामों में लगे। कृति ने एक नज़र नाश्ते को देखा, फिर अपनी साड़ी की तरफ देखते हुए कमरे की तरफ चली गई। वो परेशान हो चुकी थी अपनी इतनी हैवी साड़ी को पहन पहन कर। कल तो इस वजह से वो गिरते गिरते भी बच गई। अगर अक्षराज ना होता और इतनी गर्मी में, तो उसे ये साड़ी पहनकर तो खाया ही नहीं जाएगा। कमरे में पहुंचते ही कृति ने एसी ऑन किया और बिस्तर पर जाकर बैठ गई। उसने अपनी साड़ी की पिन को ढीला करते हुए कंधे पर रख दिया और अपना सर हेडरेस्ट से लगाते हुए अपनी आंखों को बंद कर लिया। ऐसा नहीं था कि उसे ये साड़ी पहनना पसंद नहीं था, लेकिन इस गर्मी में वो नहीं पहन कर रह सकती थी। वो सिंपल कॉटन सूट हमेशा पहना करती थी, लेकिन ये सब कुछ ज़्यादा ही था। और ऊपर से अब वो ठाकुर खानदान की बहू थी, उसे ये सब पहनना ही था। अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि कमरे का गेट एक झटके से खुला। रिति ने ये सुनते ही जल्दी से अपनी आंखें खोल दी और उस तरफ देखा जहाँ से अक्षराज अंदर आ रहा था। उसके हाथों में नाश्ते की प्लेट थी और वो उसकी तरफ ही आ रहा था। तुमने कुछ खाया क्यों नहीं? अक्षराज ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कृति के सामने नाश्ते की प्लेट रखते हुए कहा, क्या ये सिर्फ हमको नाश्ता देने के लिए यहाँ आए हैं? क्या इन्होंने देखा है कि हम नाश्ता नहीं किए? कृति ने अपने मन में सोचा, वो हमको भूख नहीं थी ना, इसलिए। कृति ने जल्दी से जवाब दिया। ये सुन अक्षराज ने एक पल उसे वैसे ही देखा और फिर अपना सर हिलाया और कहा, खा लो, भूख रहने से तुम्हारी तबीयत तो ठीक,
नहीं होगी, लेकिन खराब जरूर हो जाएगी। और इतना कहकर वो बेड से दूर हो गया। उसे अभी भी याद था कि बुखार वाली रात डॉक्टर ने उसे जो कहा था, बड़े ठाकुर ये बहुत वीक है। कृति अब अक्षराज को कैसे मना कर सकती थी। उसने अपना सर हिलाया और नाश्ता करने लगी। कृति को खाते देख आखिरकार अब अक्षराज को सुकून सा मिल रहा था। अगर वो वापस अपनी फैक्ट्री फाइल नहीं लेता तो कृति बिना खाए ही रह जाती। ये सोचने भर से ही उसकी आंखों में गुस्सा उतर चुका था। उसे पता नहीं था कि ये कौन से इमोशन है जो उसे बार बार कृति की तरफ खींच रहे हैं, लेकिन जो भी हो उसे सुकून जरूर महसूस होता था ये सब करके। यह कृति के पास आकर सी इज द पीस ऑफ वूम ही वेटेड टिल नाउ, अक्षराज ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। हम जानते हैं, जिसके जवाब में बस कृति ने अपनी पलकें झपका दी। उसकी वो ब्राउन आइज और उसके ऊपर वो बड़ी बड़ी पलकें। अक्षराज ये देखते ही तो पल के लिए फ्रीज हो गया। उसके होंठ के कोने मुड़ गए। वो अपनी ड्रॉवर की तरफ गया और एक फाइल लेकर कमरे से निकल गया। वही कृति जो अब तक अपनी सांसें रोक कर बैठी थी, ये देखते ही उसने अपनी सांसें वापस से ली और कहा, ये सब इतना अजीब क्यों है। उफ कृति, कंट्रोल योर सेल्फ। अक्षराज की तपस्या वो अभी भी अपने ऊपर महसूस कर सकती थी। वो कभी कहती नहीं थी, पर अक्षराज की हर एक चीज़ उसे बहुत इफ़ेक्ट करती थी। और ऊपर से आज अक्षराज इतना हसीन लग रहा था कि सुबह से उसकी नज़र उस पर से हट ही नहीं रही थी। और वो हटाए भी क्यों, आखिर पति था वो उसका, ये हक था उसका। उसने अपनी प्लेट्स को देखा जो अब खाली हो चुका था। उसने प्लेट्स ली और कमरे से बाहर निकल गई। रात के 11 बजे सब लोग अपना डिनर खत्म कर अपने कमरे में जा चुके थे, सिवाय कृति के, क्योंकि अक्षराज आज भी लेट हो गया था। उसने एक नज़र टाइम देखा और कहा, ये तो अभी तक नहीं आए, तब तक हम कल के लिए कपड़े रेडी कर लेते हैं, सुबह जल्दी जो निकलना है। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। वो अभी अपने कपड़ों को निकाल ही रही थी कि उसकी नज़र अक्षराज के दिए एंकलेट्स पर गई। ये देखते ही कृति के हाथ अपने आप ही उसकी तरफ बढ़ गए। उसने एंकलेट को अपने हाथों में लिया और उसे गौर से देखने लगी। ये सच है कि वो बहुत प्यारा था। उसने आज तक ऐसे कोई एंकलेट की डिज़ाइन नहीं देखी थी। कल हम इसे ज़रूर पहन लेंगे, कृति ने खुद से कहा। उसने एक बार भी इसे नहीं पहना। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर एक चमक सी आ गई। उसने जल्दी से एंकलेट को साइड में रखते हुए कहा, हम कल ही इसे पहनेंगे। ऐसे ही कुछ और वक्त बीत गया और अब कमरे का गेट धीरे से खुला। गेट खुलने की आवाज़ सुनते ही कृति की नज़र उस तरफ चली गई जहाँ से अक्षर अंदर आ रहा था। और जैसे ही दोनों की नज़र एक दूसरे से मिली, दोनों ही अपनी जगह पर रुक गए। आप आ गए, हम खाना निकाल देते हैं, कृति ने जल्दी से कहा। अक्षराज ने अपनी सर हाँ में हिलाया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वॉशरूम के अंदर आते ही उसने जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाया और सिंक के सामने उसे धोने लगा। और अगले ही पल लाल खून की धारा उसके हाथों से बहने लगा। नहीं, ये उसका खून नहीं था। उसने अपने हाथों को अच्छे से धोया और खुल के रिफ्लेक्शन को सामने देखने लगा और एक गहरी सांस लिया। अच्छा हुआ कृति ने ये सब नहीं देखा, वरना वो उसे क्या बताता। कुछ ही पलों में दोनों ने साथ मिलकर डिनर भी कर लिया था और दोनों ही अपनी अपनी जगह सोने को चले गए। धृति ने एक नज़र अक्षराज को देखा, जो वैसे ही अपनी पोजीशन उस काउच पर बार बार बदल रहा था। अब उससे अब और नहीं रह गया। वो बिस्तर से उठकर अक्षराज की तरफ चली गई। अक्षराज ने जैसे ही अपने पास किसी को महसूस किया, उसने अपनी आंखों को खोला और सामने देखा, जहाँ कृति अपने दोनों हाथों को एक दूसरे में फंसाए खड़ी थी। आप बिस्तर पर सो जाइए, हम यहाँ सो लेंगे, कृति ने एक ही सांस में सब कह दिया। उसकी यह बात सुन अक्षराज ने उसे अपनी आईब्रो सिकोड़ते हुए देखा और कहा, नहीं हम ठीक है यहाँ, तुम भी जाकर सो जाओ। कृति, वो वहाँ यहाँ सोना भी कैसे दे सकता था, और ये बात वो सोच भी कैसे सकती थी। नहीं, आपको दिक्कत हो रही है, हम यहाँ अच्छे से सो जाएंगे, कृति ने अपनी आंखें उठाते हुए कहा। अक्षराज ने तो पल उसे देखा और कहा, कृति हम ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, अब तुम भी सो जाओ, हमको भी नींद आ रही है। कृति को अब और कुछ कहने का हो नहीं रहा था। वो समझाए भी तो कैसे समझाए इस इंसान को। उसने एक नज़र अक्षराज को देखा, जिसने अपनी आंखें अब बंद कर ली थी।
ये देख कृति भी अपने बिस्तर की तरफ बढ़ गई और अपनी आंखें बंद करके सो गई। वहीं उसको सोते देख अक्षराज ने धीरे से अपनी आंखें खोली और कृति का मासूम सा चेहरा देखते हुए कहा, तुम्हारी हर एक तकलीफ मुझसे आकर गुजरेगी, मेरे होते हुए तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता कृति। अक्षराज को पता था कि वो क्या कह रहा है और ये इमोशन उसे किस ओर ले जा रहे हैं। ये एक तबाही की शुरुआत थी। ये वो बखूबी जानता था, फिर भी उसके चेहरे पर एक हसीन मुस्कान थी। इफ़ शी वॉज द पेन ही डिड नॉट वाइस फॉर अ क्योर। सुबह का वक्त अक्षराज अपने सफ़ेद और गोल्डन लेस कुर्ते और धोती में बिल्कुल कमाल लग रहा था। उसके गले में सोने की चेन और हाथों में कड़ा उसके ठाकुर होने की पहचान बता रहा था। उसकी कर्ली हेयर उसके माथे को हल्के हल्के छू रहे थे। उसकी नज़र कमरे के वॉशरूम के गेट की तरफ थी जो कब से बंद था। वो कृति का इंतज़ार करीब 15 मिनट से कर रहा था, लेकिन कृति मानो बाहर आने का नाम नहीं ले रही थी। अक्षराज ने फिर से एक नज़र वॉच की तरफ देखा और वापस वॉशरूम की तरफ देखते हुए खुद से कहा, हमको उसकी मदद करनी चाहिए, क्या पता उससे कुछ मदद चाहिए हो। ये सोचते हुए अक्षराज के सामने कल का वो पल आ गया जब उसने धीति के ब्लाउज के हुक्स लगाए थे। ये सोचने भर से ही उसके दोनों गाल शर्म से लाल हो गए। अक्षराज ने अपने ख्यालों को झटकते वॉशरूम के गेट के नॉक करते हुए बोला, कृति, हाँ बस आ रहे हैं हम, कृति ने जवाब दिया। कृति ने अब खुद को देखा जो इस रेड एंड गोल्डन साड़ी में वो खुद बहुत सुंदर लग रही थी। वो जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाज़ा खोला, लेकिन तभी उसकी चीख निकल गई क्योंकि अक्षराज ने थोड़ी देर पहले दरवाजे पर खड़ा था। वो उसके ऐसे दरवाज़ा खोलने की वजह से वो लगभग गिरने को हो चुका था, लेकिन अभी वो दोनों जमीन को छू पाते। अक्षराज ने एक हाथ से दीवार को पकड़ा और दूसरे हाथ से कृति की कमर को उसके हाथ कृति की कमर पर कसे हुए थे। साड़ी की वजह से कृति की कमर सो हो रही थी और उसकी ठंडी बॉडी पर अक्षराज के गर्म हाथों को महसूस वो कर सकती थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में डूबे हुए थे कि तभी उनके कमरे का गेट एक झटके से खुला। अक्षराज ने जैसे ही ये महसूस किया, उसने जल्दी से कृति को खड़ा किया और दरवाजे की तरफ देखा जहाँ एक लड़की खड़ी थी। उसकी उम्र लगभग 25 साल की होगी। वो अपनी आंखें बड़ी करके अक्षराज और कृति को एकटक देखे जा रही थी। वही धीति ने जल्दी से खुद को ठीक किया और अपनी साड़ियों के पल्लू को भी, जो कि उसके कंधे से फिसल कर नीचे आ रहा था, उसने अभी तक ये ध्यान नहीं दिया था कि गेट पर कौन है, इसीलिए वह अक्षराज के पीछे छुपकर अपनी साड़ी ठीक कर रही थी। लेकिन अक्षराज और उसकी आंखें मानो आग उगल रही थी क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद था किसी का इस तरह उसके कमरे में आना। उसने गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम्हें यहाँ आने की इजाज़त किसने दी? उस लड़की ने एक नज़र कृति को ऊपर से नीचे देखा और कहना शुरू किया, वो अक्षराज, बड़े ठाकुर। अक्षराज ने गुस्से से घूरते हुए कहा, क्या? उस लड़की ने नासमझी से कहा, अक्षराज नहीं है हम तुम्हारे लिए बड़ी ठाकुर कहो। अक्षराज ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा। वो लड़की चुपचाप उसे देखने लगी। वही कृति ने ये सुनते ही कभी अक्षराज को देखा तो कभी उस लड़की को। उसे वो दिन याद आया जब अक्षराज ने उसे खुद अक्ष कहकर बुलाने को कहा था और आज वो उस लड़की को अक्षराज कहकर बुलाने तक नहीं दे रहा था। आखिर ये लड़की है कौन? इस लड़की ने अपने हाथों की मुट्ठी कसी और धृति की तरफ देखते हुए कहा, हम ये देने आए थे बड़े ठाकुर। ये कहते हुए उसने एक चांदी का कलश आगे कर दिया। अक्षराज ने कुछ नहीं कहा और ये देखते ही कृति ने उस लड़की की तरफ देखा और कलश लेने आगे बढ़ गई। दादी ने तुम्हें ये पूजा में ले जाने को कहा है। ये कहते हुए उसने धृति को ऊपर से नीचे देखा और कमरे से बाहर निकल गए। वो कितनी रूठ थी ये कोई भी बता सकता था। उसके जाते ही अक्षराज ने अपनी आंख बंद की, मानो वो अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। अगर यहाँ धृति नहीं होती तो वो पक्का इस लड़की को आज अच्छे से सबक सिखाता, पर धृति के रहते वो कुछ कह नहीं पाया। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं उसके गुस्से को देख
कृति डर न जाए। कृति ने एक नज़र अक्षराज को देखा जो अपनी आंखें बंद किए खड़ा था। उसने अक्षराज को देखते हुए कहा, आप ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं आई ना? सॉरी, हमको पता नहीं था कि आप ऐसे बाहर गेट पर खड़े होंगे। ये कहते हुए उसने जल्दी से अपनी एक नज़र नीचे कर ली। वही कृति की आवाज़ सुनते ही अक्षराज के मसल्स एकदम रिलैक्स हो गए और उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो अब वो लाल नहीं थी। उसने एक नज़र कृति को देखा जो अपना सिर नीचे किए थी। क्या थी ये लड़की? एक पल में उसका गुस्सा ही खत्म कर दिया। कहीं इसे कोई काला जादू तो नहीं आता? शट अप अक्षरा, तुम ऐसे अपनी बीवी के बारे में कैसे सोच सकते हो? अक्षरा ने खुद को मन ही मन डांटते हुए कहा, हम ठीक कैसे हो सकते हैं जब हमारे सामने तुम ऐसे रहोगी देती? ये सोचते हुए अक्षराज की नज़रें कृति के ऊपर से नीचे घूर रही थी। नहाने की वजह से उसके दोनों गाल लाल हो चुके थे और पानी की कुछ बूंदें अभी भी उसके बालों से होते हुए उसकी गर्दन से फिसल रहे थे, जो कि अक्षराज के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं थे। अक्षराज की आंखें उस एक बूंद पर बिल्कुल थम चुकी थी जो कृति के गर्दन से फिसलकर लगभग उसके कपड़े के अंदर ही जाने वाला था कि तभी कृति ने अक्षराज के हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा, आप ठीक तो है ना? आह, कंट्रोल अक्ष कंट्रोल, ये क्या हम देख रहे हैं? उफ, अक्षराज ने अपनी आंखें खोली और फ्रस्ट्रेशन से बंद करते हुए खुद से कहा। वही अक्षराज को ऐसे देख कृति के चेहरे पर अब डर नजर आने लगा था। उसने डरते हुए अक्षराज से दोबारा पूछा, आप ठीक तो है ना अक्ष? नहीं, हम बिल्कुल ठीक नहीं हैं और जब तुम ऐसे हमारा नाम लेती हो तो हमारे अंदर एक अजीब सी फीलिंग आती है। आह, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? अक्षरा ने फिर से अपने मन में कहा। ऑफकोर्स वो ये बात अभी तो कृति से नहीं बोल सकता था। उसने एक गहरी सांस ली और कृति की तरफ देखते हुए कहा, हाँ हाँ, हम बिल्कुल ठीक हैं, तुम तैयार हो जाओ, हम नीचे इंतज़ार कर रहे हैं। इतना कहकर वो बिना कुछ सुने कमरे से बाहर निकल गया। उसको ऐसे जाता देख कृति ने खुद से कहा, अब इन्हें क्या हुआ? अभी तक तो ठीक थे। यही सब सोचते हुए वो जल्द से जल्द तैयार होने लगे। अक्षरा ने सोफे पर बैठी हुई मालती जी का आशीर्वाद लिया और कहा, दादी आने में शायद देर हो जाएगी तो फिक्र मत करना। अरे, हम काहे फिक्र करेंगे जब अक्षरा ठाकुर हमारा पोता है। और एक बात बताएं, हम तो जानबूझकर तुमको और बहुरिया को अकेले दूर भेज रहे हैं। मियाँ बीवी को नई नई शादी में वक्त बिताना ही चाहिए साथ में। अभी तो हम जल्दी परदादी बनेंगे जल्दी से। ये बात कहते कहते मालती जी ने अपनी आवाज़ धीमी कर ली थी, लेकिन फिर भी वहाँ खड़े सभी लोग अच्छे से ये सुन सकते थे। दादी, अक्षराज ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, दादी तो ऐसे कह रहा है मानो हमको तो कुछ पता ही नहीं। सब पता है हमको अक्षराज ठाकुर, हमने भी कभी बेगूसराय की गद्दी पर राज किया है। मालती जी ने हंसते हुए कहा। मालती जी की ये बात सुन सीमा जी के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो आज बहुत खुश थी कि आखिर अक्षराज के चेहरे पर आज उन्हें एक सुकून नजर आ रहा था। लेकिन अक्षराज, उसके तो दोनों कान और गाल लाल हो चुके थे। मालती जी की बात सुनकर उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, हम बाहर जीप निकालते हैं। इतना कहकर वो अभी जैसे ही मुड़ने को हुआ कि तभी उसे मालती जी की आवाज़ आई, आ गई बहुरिया तुम? अखराज ने जैसे ही कृति का जिक्र सुना वो जल्दी से पीछे घूमकर उसे देखने को हुआ, लेकिन ये क्या, कृति कहाँ है? अभी वो ये सोच ही रहा था कि उसे मालती जी के हंसने की आवाज़ आई। हा हा हा, क्या हुआ अक्षराज ठाकुर, किसके ढूंढ रहे हो? मालती जी का सवाल सुन अक्षराज ने अपनी आंखें बंद कर ली और जल्दी से वो वहाँ से चला गया, वरना आज वो पक्का पागल हो जाता। जहाँ सबके चेहरे पर खुशी थी, इस बीच कोई था जिसके चेहरे पर गुस्से की झलक नजर आ रही थी। ये और कोई नहीं बल्कि रानवी थी, जो अभी कुछ देर पहले अक्षराज के कमरे में गई थी। वो सीमा जी के पास खड़ी
चुपचाप ये सब कुछ देख रही थी। उसने अपने दो हाथों की मुट्ठी कस लिया था, मानो वो खुद के गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो। वो सीमा जी की तरफ मुड़ी और कही, चाची जी हम अपने कमरे में जाते हैं, हमको थकान है थोड़ा। सीमा जी ने बस अपना सर हाँ में हिलाया और उसे जाने का इशारा किया। उसके जाते ही कृति अपने रूम से निकलकर हॉल की तरफ बढ़ गई। वो नीचे आई और सबसे पहले दादी फिर सीमा जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लगी, मानो वो किसी को ढूंढ रही हो। बाहर है तेरा पति, अब जा और अच्छे से आना घर, मालती जी ने हंसते हुए कहा। कृति ने बस अपना सिर हिलाया और बाहर की तरफ जाने लगी, क्योंकि वो और यहाँ रुकेगी तो पक्का दादी फिर से उसे टमाटर ही बुलाएगी। और उसकी उम्मीद के मुताबिक अक्षराज अपनी जीप के सामने फ्रंट डोर से लगकर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। ये देख कृति के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वो अक्षराज की तरफ बढ़ गई। वहीं अक्षराज ने जैसे ही पायल की धुन उसको गौर से सुना, उसकी नज़र कृति की चली गई और वो अपनी सांस को रोके वहीं जम सा गया। द ब्यूटी ऑफ हर विल बिकम द रीजन ऑफ हिज डेथ वन डे। पायल की छन छन की आवाज़ ठाकुर हवेली के आसपास गूंज रही थी। वो इतनी प्यारी आवाज़ थी कि अक्षराज इसे जिंदगी भर सुनना चाहता था। उसकी नज़र कृति के चेहरे से होते हुए उसकी नज़र और फिर उसके पैरों पर आकर रुक गई। हर बढ़ते कदम के साथ उसकी पायल की हल्की हल्की झलक अक्षराज देख सकता था। ये पागल वही है जो उसको ये पायल वही है जो उसने उसको उस दिन दी थी, पता नहीं क्यों। लेकिन ये देखते ही अक्षराज के दिल में एक अजीब सी खुशी आ चुकी थी। वो इतना खुश था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कब कृति उसकी आंखों के सामने आकर खड़ी हो गई और अब वो उसे एकटक देखे ही जा रहा था। रीति ने अक्षराज से कहा, पता नहीं वो इतना कहाँ खो सा गया था कि उसे दिख ही नहीं रही थी। हाँ, अक्षराज जो लगभग एक सपने में डूब चुका था कृति के ख्यालों में, कृति के एक बार और बुलाने से वो अपनी होश में आया। अभी कुछ कृति कहती थी कि अक्षराज ने सामने का दरवाज़ा ओपन करते हुए कहा, चलो बहुत वक्त हो गया है, हम लोगों को अब जल्दी पहुंचना पड़ेगा। हाँ, ये बात तो वो भी कह रही थी, क्योंकि अपने सपने में तो अक्षराज खुद ही खोया हुआ था। कृति ने अपने मन में सोचा, लेकिन कुछ कहा नहीं। अक्षराज भी दूसरी तरफ आकर बैठ गया और कार स्टार्ट कर दोनों ही कुलदेवी के मंदिर की तरफ चल पड़े। क्या ये सफ़र इतना रूखा सूखा होने वाला था? बिल्कुल भी नहीं। करीब दोपहर के 12 बजे अक्षराज की गाड़ी जंगल और पहाड़ियों के रास्ते से होते हुए 10 किलोमीटर दूर कुछ कुल देवी मंदिर के सामने खड़ी थी। मंदिर देखने में बहुत पुराना लग रहा था, लेकिन वो बहुत खूबसूरत भी था। कृति ने आज से पहले यहाँ कभी नहीं गई थी। उसको इतना खोया देख अक्षराज ने कहा, यही है हमारी कुल देवी का मंदिर, अब अंदर चले जी। ये कहते हुए दोनों अंदर चले गए। पंडित जी पहले ही वहाँ पर मौजूद बैठे थे। उन्होंने जैसे ही दोनों को देखा वो खुश होते हुए बोले, आइए बड़े ठाकुर आइए, हम आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। ये वही पंडित जी थे जिन्होंने अक्षराज और धृति की शादी करवाई थी। अक्षराज और धृति दोनों ही कुलदेवी माँ के आगे अपने अपने हाथ जोड़े खड़े थे और पूजा की शुरुआत की गई। पंडित जी ने एक सिंदूर की डिब्बी अक्षराज की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए और अपनी धर्मपत्नी की मांग में भर दीजिए। ये देवी माँ का आशीर्वाद है और इसे लगाने के बाद ये रिश्ता जन्मांतर तक बंध जाता है। अक्षराज ने पहले आगे बढ़कर सिंदूर को एक चांदी के सिक्के से उठाया और धृति की मांग भर दिया। पंडित जी के कहने पर अक्षराज ने 7 बार धृति की मांग भर दी और आखिर में धृति ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। ये सच में कि उसके लिए एक बहुत अजीब एहसास था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसकी धड़कनें 1000 की रफ्तार से भाग रही थी, मानो अभी उसका दिल बाहर ही निकल जाएगा। वहीं अक्षराज के साथ भी यही हो रहा था। हर बार मांग भरने के बाद वो एक बार फिर से अपनी शादी में लिए हर वचन को अपने मन ही मन ले रहा था। अक्षराज ने चिराग की जगह नहीं ली थी, बल्कि अक्षराज ने
अपनी जगह खुद बनाई थी। पूजा करने के बाद अक्षराज और धृति ने मिलकर पंडित जी का आशीर्वाद लिया और दोनों ही अपने हाथ जोड़ मंदिर से निकल गए। अक्षराज ने अपना सिर उठाकर ऊपर आसमान की तरफ देखा, जहाँ काले बादल हर जगह छाए हुए थे। साथ ही साथ अब हल्की हल्की बारिश की बूंदें टपकना शुरू हो गई थी। लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है, बड़े ठाकुर पंडित जी ने पीछे से आते हुए कहा। ये सुन अक्षराज ने कहा, हाँ पंडित जी, लग तो यही रहा है। ये कहते हुए उसकी नज़र कृति के ऊपर चली गई, जो चुपचाप स्माइल करते हुए बारिश को ही देख रही थी। बारिश की हालात देख लगता है कि तूफान भी आने वाला है और आगे का रास्ता भी जंगलों और पहाड़ों से भरा है। अगर आप बुरा न माने तो बड़े ठाकुर, यही पास में मेरा छोटा सा घर है, आप दोनों वहाँ रुक सकते हैं, पंडित जी ने आगे कहा। ये सुन अक्षराज दो पल के लिए चुप हो गया। आखिर सच ही तो कह रहे थे पंडित जी कि रास्ता जंगलों से भरा है, और अगर ऐसे मौसम में कहीं गाड़ी खराब हो गई तो वो कृति के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता। क्या पता उसके दुश्मन इस बात का फ़ायदा उठा ले, और इसके आगे वो सोच भी नहीं सकता था। कृति उसकी ज़िंदगी का एक ऐसा पहलू बन चुकी थी जिसके बिना उसका जीना ही जीना नहीं था। शी इज़ द लाइट ऑफ होप एंड लाइफ फॉर हिम, एंड ही विल प्रोटेक्ट हर एट एनी कॉस्ट। वही धृति चुपचाप अक्षराज को देखे जा रही थी। वो देख सकती थी कि अक्षराज कुछ सोच रहा है। तभी अचानक से अक्षराज ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, ठीक है, हम यहीं रुक जाते हैं। जी बड़े ठाकुर, हम बस अभी अपना सामान लेकर आ रहे हैं। ये कहते हुए पंडित जी अपना सामान लेने अंदर चले गए। अक्षराज ने एक नज़र कृति को देखा, जो उसे ही देख रही। उसने अपने हाथ बालों में डालते हुए कहा, आज रात हम यहीं रुक जाते हैं। बारिश की वजह से जंगल का रास्ता खराब हो गया, ऐसे में हमारा जाना सेफ नहीं होगा। जी, हम एक बार हवेली में कॉल करके बता देते हैं। धृति ने अपना फ़ोन निकालते हुए कहा। ये देख अक्षराज ने अपना सिर हिला दिया और धृति हवेली पर इस बात की खबर पहुंचा दी। इस बीच अक्षराज की नज़र एक पल के लिए भी धृति के ऊपर से नहीं हटी थी। तेज हवाओं के कारण से धृति के बाल उसके चेहरे पर बार बार आ रहे थे और उसके होठों को छू रहे थे। ये देख अक्षराज धृति के पास बैठ गया और उसके बालों को चेहरे के धीरे धीरे साइड कर कान के पीछे टक कर दिया। इस बीच अक्षराज के हाथ धृति के होठों को छू रहे थे, जो काफ़ी थे दोनों को एक दूसरे की आंखों में खो जाने के लिए कहती ने जैसे ही अक्षराज के टच को फील किया, उसकी बॉडी में एक अजीब सा सेंसेशन फैल गया। उसकी आंखें अक्षराज की आंखों पर आकर रुक गई। अभी वो दोनों ऐसे खुद में ही डूबे थे कि पंडित जी ने आते हुए कहा, चलिए बड़े ठाकुर। पंडित जी की आवाज़ सुन दोनों ही अपने होश में आ गए और अलग हो गए। पंडित जी मंदिर के पीछे से होते हुए आगे की तरफ जा रहे थे। अब धीरे धीरे बारिश तेज हो चुकी थी, जिसका असर कुछ ही पलों में दिख रहा था। कुछ देर बाद पंडित जी एक छोटे से घर के आगे आकर रुक गए और दरवाज़ा खटखटाते हुए बोले, सविता दरवाज़ा खोलो, हम बाहर हैं। तभी अंदर से एक औरत आती है जो कि 52 साल की थी। उसने जल्दी से सबको अंदर आने को कहा और तौलिया लेकर अंदर कमरे में चली गई। अक्षराज और कृति बुरी तरह से भीग चुके थे। तभी अंदर से पंडित जी की पत्नी आती है और एक तौलिया सबको देती है। पंडित जी अक्षराज और कृति की तरफ इशारा करते हुए अपनी बीवी से कहते हैं, सविता ये बड़े ठाकुर है, बेगूसराय से आए हैं और ये उनकी बीवी है। आज ये यहीं रहेंगे, इन्हें इनका कमरा दिखा दो। सविता ने अक्षराज और कृति को अपने साथ एक कमरे के पास ले गई और कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए कहा, बड़े ठाकुर आप दोनों यहाँ आराम कर सकते हैं। हम अभी आप दोनों के लिए कुछ कपड़े लेकर आते हैं। तब तक आप दोनों बारिश का पानी पोंछ लीजिए, वरना ठंड लग जाएगी आप दोनों को। इतना कहकर
सविता वहाँ से चली गई। अक्षराज ने कृति को एक नज़र देखा, जिसकी साड़ी उसकी बॉडी से चिपक रही थी अब, और उसके ब्यूटीफुल कर्व्स भी शो हो रहे थे। उसने कृति को अंदर आने का इशारा किया और एक तौलिया बढ़ाते हुए कहा, ये लो, पहले तुम पोंछ लो, फिर हम बाद में पोंछ लेंगे। कृति ने कुछ नहीं कहा, जल्दी से तौलिया ले लिया। सच बात तो ये थी कि उसे अब ठंड लग रही थी। तो ही अक्षराज ने एक नज़र कमरे में घुमाई तो उसकी नज़र बिस्तर पर आकर रुक गई, जो इतनी छोटी थी कि बस एक ही इंसान वहाँ आराम से सो सकता था। बिस्तर के अलावा वहाँ एक पुरानी सी अलमारी थी और एक छोटा सा लैंप जो बिना बिजली के भी जल सकता था। वह भी कृति को कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा ही था कि उसकी नज़र कृति के ऊपर थम गई। पानी की बूंदें कृति की बॉडी पर डायमंड की तरह चमक रही थी। उसके लंबे काले बालों का पानी उसकी गर्दन से होते हुए उसके ब्लाउज में कहीं खोसा जा रहा था। ये देख अक्षराज की आंखें बिल्कुल कृति पर थम चुकी थी। वो पहली बार अपनी ज़िंदगी में किसी लड़की को ऐसे देख रहा था। हाँ, फिर ये कहे कि घूर रहा था, वो भी किसी और को नहीं बल्कि अपनी पत्नी को। पानी की बूंदें कृति के बालों से होते हुए उसकी गर्दन पर फिसल रहे थे, जो कि अक्षराज की सांसों को रोकने के लिए काफ़ी थे। उसकी आंखें अब धीरे धीरे कृति की पतली कमर पर आकर रुक गई, जहाँ उसने आज एक सुंदर सा कमरबंद बांधा हुआ था। क्या ये सॉफ्ट होगा? अक्षराज ने अपने मन में सोचा, लेकिन अगले ही पर जैसे ही उसे यह एहसास हुआ कि वो ये क्या सोच रहा है, उसने खुद से कहा, ये क्या सोच रहा है अक्षराज? कंट्रोल अक्षराज, ये लीजिए, वरना आपको ठंड लग जाएगी। ये कहते हुए कृति ने उसके सामने तौलिया पास कर दिया। अक्षराज, जो कि कृति में खोया हुआ था, उसके ऐसे पास आने से वो उसे एकटक देख रहा था। वहीं अक्षराज को कुछ न कहता देख कृति ने अपनी आईब्रो सिकोड़ते हुए कहा, अक्ष, टॉवेल लीजिए अक्ष। हाँ। अक्षराज ने जल्दी से अपने होश में आते हुए तौलिया लिया और अपने बालों को पोंछने लगा, लेकिन जैसे ही उसने तौलिए को अपने पास लाया, वाइट चॉकलेट फ्रेगरेंस की स्ट्रॉन्ग स्मेल उसे अपने पास महसूस हुई और ये फील करते ही उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो जानता था ये स्मेल उसकी बीवी के है। उसने अपने बालों को पोंछा। अभी भी उसकी नज़र कृति के ऊपर ही बनी थी, जिसे अब धीरे धीरे ठंड लगना शुरू हो गया था। उसकी बॉडी वह हल्की सी कांप रही थी। ये देख अभी वो उसके पास जा पाता कि सविता जी जल्दी से कमरे के अंदर आती और कपड़ों को बढ़ाते हुए कहती है, माफ़ कीजिएगा बड़े ठाकुर, हमको आने में थोड़ी देर हो गई। ये लीजिए, आप लोग जल्दी से अपने कपड़े बदल लीजिए, हम बाहर खाना निकालते हैं आप लोगों के लिए। दीदी ने एक स्माइल करते हुए कपड़ों को लिया और सविता जी ये देख वापस चली गई। उसने जल्दी से अपने लिए कपड़े लिए और बाकी अक्षराज की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए, पहले आप चेंज कर लीजिए, फिर हम कर लेंगे। नहीं, तुम्हें ठंड लग रही है कृति, पहले तुम कर लो, अक्षराज ने अगले ही पर कहा। लेकिन आप, कृति न कुछ बोलना चाहा। वैसे अक्षराज ने कमरे से बाहर जाते हुए कहा, हम बाहर ही है, कोई चीज़ चाहिए होगी तो हमको आवाज़ लगाना। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया और दीदी को उसे जाते देखते रह गई। उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो इतना तो कह सकती थी कि अक्षराज उसकी बहुत केयर करता है, क्योंकि हर बार अक्षराज ने खुद से पहले उसे ही चुना था, और एक लड़की को चाहिए ही क्या, वो भी अक्षराज ठाकुर से। कृति ने साड़ी पहन ली, फिर ये बोल जल्दी से लपेट ली, क्योंकि अक्षराज बस उसके लिए बाहर गीले कपड़ों में खड़ा था। उसने जल्दी से कमरे का गेट खोला और उसकी नज़र अक्षराज के ऊपर गई, जिसने अपने कुर्ते को निकाल लिया था और अब उसके ऊपर की बॉडी पर कुछ भी नहीं था। ये देख कृति के कदम अपनी जगह पर जम गए। अक्षराज का चेहरा दूसरी तरफ था, लेकिन फिर भी कृति उसकी बॉडी को फील कर सकती थी। कृति ने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद से कहा, ऐसे घूरना नहीं है कृति, अक्ष ने देख लिया तो वो क्या समझेंगे तुम्हारे बारे में। अपने आप को समझाने के बाद कृति ने धीरे से कहा, अक्ष। वही अक्षराज जब कब का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुन चुका था, लेकिन वो कृति के बुलाने का इंतज़ार कर रहा था। उसने जैसे ही अपना नाम सुना, उसकी नस्ल अपने आप में कस गई। वो अपना कंट्रोल खो रहा था और ये बात अक्षराज को पता थी। उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी लड़की से इतना इफेक्ट
हो रहा था कृति कि बस उसके नाम लेने से ही वो टर्न हो रहा था। और ये बात अच्छी नहीं थी। अक्षराज ये समझ नहीं पा रहा था। अक्षराज ने अपना चेहरा घुमाया और कृति की तरफ देखा जो कि उसे ही देख रही थी। अब चेंज कर लीजिए, हमने कपड़े बिस्तर पर रख दी है, ये कहती हुई कृति बिस्तर की तरफ चली आई। अक्षराज कमरे के अंदर आया और जैसे ही वो बेड से कपड़े लेने वाला था उसका पैर नीचे रखे एक बॉक्स में टकरा गया और अगले ही पल दोनों ही बिस्तर पर गिर गए। धीति के हाथ अक्षराज के सीने पर कसे थे तो वहीं अक्षराज ने अपनी दोनों हाथ से कृति की कमर को पकड़ा हुआ था। कृति अक्षराज के नीचे लेटी थी। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में एकटक देखे जा रहे थे, मानो दुनिया का सबसे खूबसूरत नज़ारा दोनों की आंखों में हो। अभी वो जैसे ही धीति के ऊपर से उठने को हुआ, उसका एक हाथ धृति की साड़ी में उलझ गया और वो एक दफ़ा फिर से कृति के ऊपर ही गिर गया। आउच! इस बार की करीबी कुछ ज़्यादा ही थी। अक्षराज के ठंडे होंठ धृति के गर्दन पर छू चुके थे। धृति ने जैसे ही अक्षराज के होठों को अपनी गर्दन पर महसूस किया, उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई और उसने अपने दोनों हाथ को बेडशीट पर कस लिया। वहीं अक्षराज का दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था। उसकी धड़कनें मानो थम सी गई थी और सांसें वो तो क्या ही थी, वो तो उसे महसूस ही नहीं हो रही थी। उसे बस एक चीज़ महसूस हो रही थी, वो थी कृति की सॉफ्ट स्किन। अभी वो कुछ और प्रोसेस कर पाता कि उसे किसी की चीख सुनाई दी। बड़े ठाकुर, वो हाय दैया, माफ़ कीजिएगा हमें बड़े ठाकुर, हाय दैया। सविता जैसे ही बोलते हुए कमरे में आई और कमरे का नज़ारा देख उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो जल्दी से पीछे घूम गई। वहीं अक्षराज और कृति ने जैसे ही सविता की आवाज़ सुनी, दोनों ही अपनी दुनिया से बाहर निकले और अक्षराज जल्दी से कृति के ऊपर से उठने लगा। एक बार वो फिर गिर गया। कृति ने जल्दी से अपनी साड़ी को ठीक की और अपने दोनों हाथों को उलझाते हुए नीचे देखने लगी। उसके दोनों गाल शर्म से लाल हो चुके थे। अब तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सविता जी से कैसे अपनी नज़रें मिलाएगी। तो दोस्तों, ये कहानी अब यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी, तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।